हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत करती हूं। काफ़ी समय से क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, काफ़ी गैप हो गया, तो फिर ट्राई करते हैं, एक बार वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पे छोड़ा था और कोशिश करते हैं, कुछ सीखते हैं नया। तो लास्ट क्लास में राष्ट्रपद से संबंधित अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया था मैंने कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद राष्ट्रपद से संबंधित तो 52 में, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, तो कि 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो कार्यपालिका में निहित होती है और 54 में चुनाव प्रणाली की बात की गई है। तो वहीं से मैं शुरुआत करती हूँ कि आज हम कैसे जो है राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उनकी क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि देखिए राष्ट्रपद से संबंधित जो भाग है वो भाग 5 में बात की गई है। कौन से भाग में? भाग 5 में। और अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक जो है बात की गई है। देखिए 52 से लेके 78 तक अनुच्छेद में बात की गई है क्या? एक संघ की कार्यपालिका होगी, ठीक है, इसी में एडजस्ट करते हैं, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इस संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आ जाएंगे? राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति, और वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, और मंत्रिमंडल होगा, और महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये सभी जो है संघ की कार्यपालिका में आ जाते हैं, ठीक है, यानी चारों जो है संघ की कार्यपालिका में के अंतर्गत आते हैं। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। आगे जैसे से अनुच्छेद आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो कैसे क्या है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, राज्य का प्रमुख होता है। यहां से थोड़ा सा डिटेल करते हैं। प्रथम नागरिक और राज्य का प्रमुख। देखिए अगर हम राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे राज्य की मतलब स्टेट से बात नहीं हो रही है। अगर हम राजनीति या फिर पॉलिटी की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो वहां पे राज्य का मतलब होता है देश। ओके, तो यहाँ पे क्या मतलब? वो देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है देश का। एक चीज और इसमें, ये बस नाम मात्र का होता है, ठीक है, नाम मात्र का, मतलब कि वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, नाम मात्र की शक्ति होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास रहती है, और जो नाम मात्र की शक्ति यानी जितनी भी जो भी कोई कानून बनाए जा रहे हैं, कोई विधि है, या जो भी अगर कोई एक देश यानी अब जब भारत किसी दूसरे देश के साथ कोई अगर संधि करता है, कोई समझौता कर रहा होता है, कोई संधि इस तरीके का कोई एमओ होता है, साइन करना होता है, तो सभी किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। तो औपचारिकता नहीं, पेपर पे औपचारिकता जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। इतनी बात याद रखिए कि नाम मात्र का होता है, ठीक है, राज्य का प्रमुख होता है। और वो राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुदृढ़ता या एकजुटता का प्रतीक होता है, ठीक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता या फिर एकजुटता का वो प्रतीक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रमुख होता है, नाम मात्र का होता है, यानी कार्यकारी शक्ति होती, कार्यकारी का शक्ति निहित होती है लेकिन नाम मात्र की होती है।
तो ये इतनी बातें याद रखिए राष्ट्रपति। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम नागरिक किसको माना जाता है, तो राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार है कि जो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता के बारे में बात करें, इधर बात कर लेते हैं, यहाँ पे जगह से थोड़ा मैनेज कर लेते हैं इसी में। योग्यता, तो योग्यता क्या है, सबसे पहले तो 35 वर्ष, सबसे पहले तो भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और फिर 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, यानी न्यूनतम आयु की बात की है तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, यानी मैक्सिमम। अगर बात करें तो अधिकतम आयु की बात नहीं की गई है संविधान में राष्ट्रपति के, नहीं किस एज तक बना रह सकते हैं पद पर, लेकिन न्यूनतम आयु की बात की गई है और कितनी भी बार ही नियुक्त किया जा सकता है। जैसे भारत, जैसे अमेरिका में अगर आप पढ़े होंगे तो अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में जो है 2 ही बार राष्ट्रपति बना जा सकता है, इसके बाद नहीं, लेकिन भारत में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। फिर यानी जो लोकसभा में जो है सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता हो, ऐसी योग्यता रखता हो कि वो लोकसभा में सदस्यता ग्रहण कर सके। और तीसरा क्या है कि वो नो ऑफिस ऑफ लॉ, नहीं लाभ का पद ना हो, लाभ का पद ना हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद। लाभ का पद किसको मानेंगे, तो देखिए लाभ का जो पद है वो जितनी भी सरकारी पोस्ट आ जाएंगी, यानी राज्य के संघ सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, या फिर स्थानीय निकाय की बात करें, कार्यपालिका, नगर पालिका, ठीक है, यानी स्थानीय निकाय, और कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है, इनके अधीन अगर कोई सरकारी पद है, कोई पोस्ट है, तो उसके अधीन जितने भी पद आ जाते हैं वो लाभ के पद पे आ जाते हैं, तो इसमें सरकारी बात करी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए छूट दिया गया है, लाभ के पद की बात की गई, तो देखिए उसमें राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कौन, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, या संघ के जो मंत्री हैं वो हो गए, या राज्य के जो मंत्री हैं वो हो गए, ये सभी जो है लाभ के पद पर नहीं माने जाते, लाभ के पद जो है नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति, अगर ऑलरेडी कोई राष्ट्रपति है और वो अगला चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो वो पद पर रहते हुए जो है उम्मीदवारी आगे जो है वो चुनाव जो है आगे से लड़ सकते हैं, राज्यपाल हो या फिर उपराष्ट्रपति हो या कोई राज्य मंत्री है, संघ के मंत्री हैं, तो वो पद पे रहते हुए राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, जिस दिन से वो शपथ लेने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले वो उस पद को खाली करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के किसी भी सदस्यता को ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये ऐसी शर्तें हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली जो है कैसे होती है, ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कैसे होगा। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बाकी जैसे होता है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर कैसे होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, चुनाव की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, ये बात रखना है, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति को जो है मतदान किया जाता है। अब देखिए जिसमें निर्वाचन प्रणाली में, निर्वाचन मंडल में, सॉरी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें लोकसभा के, यानी जो बात करें, ऐसे शॉर्ट में लिखा है, आप समझ रही, इसको समझ रही कि लोकसभा है, तो लोकसभा के निर्वाचित
सदस्य, मतलब कि इसके एमपीज, लोकसभा के एमपीज, राज्यसभा के एमपीज, और फिर दूसरे आ जाएंगे विधानसभा के एमएलएज, ठीक है, यानी मेंबर असेंबली, क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज, विधानसभा के एमएलएज, निर्वाचित सदस्य, ये सब कैसे आएंगे, निर्वाचित सदस्य ही आएंगे, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर, इसके भी ये भी निर्वाचित, और चौथे कौन आ जाएंगे, यूटीज आएंगे इसमें। यूटीज में कौन सा आएगा, एक तो दिल्ली आएगा यानी दिल्ली की विधानसभा के सदस्य, और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो निर्वाचन मंडल में लोकसभा के एमपी यानी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और यूटीज में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकसभा, राज्यसभा है, जो विधानसभा है, उनके जो मनोनीत यानी जो नॉमिनेट पर्सन होते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो निर्वाचन मंडल में ध्यान रखना है क्या क्या है, कौन कौन से राष्ट्रपति को चुनाव वोट दे सकते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और यूटीज की बात करें दिल्ली और पुदुचेरी। पहले अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद अभी तक जो जब से वो यूटीज हो गया है, अभी वहाँ पे विधानसभाओं का निर्माण नहीं हो पाया है, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए जो है अभी उनको ऐड नहीं किया जाता है। तो आगे बात करेंगे। अब देखिए कि संविधान में एक चीज और इसमें है कि देखिए निर्वाचन मंडल की बात करें तो इसमें ये सभी आते हैं, ठीक है, कि राज्यसभा के, विधानसभा के हैं। मान लीजिए कि अगर कोई विधानसभा विघटित हो गई है, ऐसी कोई विधानसभा विघटित है, तो जो है उस विघटित जो विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी विघटित सभा हो, चाहे इसमें से कोई भी विघटित सभा हो, बस याद रखना है कि कोई भी विघटित सभा हो तो वो सदस्य जो है वो राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकते। आगे बात करें तो देखिए संविधान में ऐसा भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो है समानता रहे, यानी राष्ट्रपति ने ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधित्व है वो समान होना चाहिए, और ही साथ राज्य और जो संघ के बीच में जो मध्य में है वो समानता होनी चाहिए। तो इस समानता को निश्चित करने के लिए कुछ जो है निर्धारित किए गए हैं, यानी इस समानता को सुनिश्चित करने के लिए विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या जो है कुछ इस प्रकार से निर्धारित की गई है। कैसे, पहला देखते हैं इसको, जैसे कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होना चाहिए, यानी राज्य और संघ के बीच में जो चुनाव का जो एक वो बना रहे, बैलेंस बना रहे, समानता बने रहे विभिन्न राज्यों को, क्योंकि किसी राज्य की संख्या ज्यादा है, किसी राज्य की संख्या कम है, ठीक है। तो इस तरीके से 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं, मान लीजिए उसमें 2 ही यूटीज ली जा रही है, लेकिन 28 राज्य हैं और किसी राज्य की संख्या ज्यादा है, तो इस वजह से एक समान के इनके मध्य एक बैलेंस बना रहे, समानता बना रहे, इसलिए कुछ इस तरीके से निर्धारित की गई है। तो पहली शर्त क्या है इसमें कि एक विधायक के मत का, यानी जो एक एमएलए का वोट है वो उसका मूल्य क्या, उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ, क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एक एमएलए जो है, 1 एमएलए। एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा कि राज्य की कुल संख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और गुणे, यानी 1000 से भाग दिया जाता है किसको, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को राज्य विधानसभा की जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं
और 1000 यानी गुणे यानी जो भाग 1000 से भाग किया जाता है। तो याद रखिए किसको भाग देंगे, राज्य की टोटल पॉपुलेशन को राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भाग दिया जाता है और साथ ही 1000 से भाग देने पे जो जो संख्या प्राप्त होती है वो हुआ हमारा क्या मूल्य होगा, वो होगा विधायक के एक मत का मूल्य होगा, एक विधायक के मत का मूल्य होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात क्या की गई है, इसमें कहा गया है कि संसद सदस्य के यानी एक संसद के सदस्य का जो है वैल्यू क्या होगी, उसका मूल्य वैल्यू की बात की गई है। तो क्या होगा, इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूजीसी का पेपर हुआ था 2023 का, अभी जो 6 मार्च को पेपर जो कंडक्ट कराया गया है उसमें ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा बन करके आया है, ऐसे ही ऑप्शन में रखा हुआ था, एग्जाम मैंने भी दिया है तो उसमें ये नीचे की वैल्यू चेंज कर दी गई कि राज्य के संसद के कुल सदस्य, इस तरीके से यहाँ पे कई ऑप्शन बदल करके इसी क्वेश्चन को सीधा एज इट रख दिया गया। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको काफी अच्छे से समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस अगर ये फॉर्मूला है क्या है बस इसको याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों का, जितने भी सारे राज्य हैं उनके एमएलएस हैं उनके मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल सदस्य की संख्या, यानी जितने भी संसद में निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल संख्या से भाग किया जाता है किसको, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। ठीक है, यानी जो मूल्य ऊपर निकाला गया था सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य को भाग किससे करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएस के लिए भी, आईएएस के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए, और यूजीसी में तो पूछ ही चुका है अभी। आगे बात करें, देखिए अब बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुपातिक, यहाँ ऐसे लिखते हैं, देखो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेटिव के एकल हस्तांतरण एकल हस्तांतरित, ऐसे बोल सकते हैं, एकल हस्तांतरित वोट, या इसको हस्तांतरित ना बोल करके संक्रमणी, एकल संक्रमणी मत भी बोल सकते हैं, सॉरी, ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सॉरी, तो इसको क्या बोलेंगे, एकल हस्तांतरित वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसको बोलते हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत या हस्तांतरित वोट के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरित वोट के द्वारा और गुप्त मतदान होता है। ठीक है, कौन सी प्रणाली से चुनाव होता है, एकल संक्रमणी मत या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के माध्यम से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है और गुप्त रूप से ये किया जाता मतदान। इसमें होता है, इसमें उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, यानी वोटिंग जीतने के लिए, निर्वाचित होने के लिए सदस्य को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, तभी जो है वो जो सदस्य वो निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो कोटा लिखा था मैंने, ये निश्चित मतों का वोट यानी भाग जो है कोटा क्या होना चाहिए,
कि कुल वैध मत यानी टोटल वैलिड जो वैल्यू है मत है अपान यानी 2, इसका मतलब 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, यानी जो भी टोटल निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा भाग दिया जाता है और +1 किया जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो सब हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल वैध मत अपॉन 2 टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पॉलिड, क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पॉलिड यानी पोल्ड टोटल नंबर ऑफ जो वैध हैं और अपान यानी भाग बटे 2 और +1। तो ये निश्चित कोटा नहीं, निश्चित कोटा है नहीं, इसको जब तक कोई उम्मीदवार इस कोटे को नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक जो है वो निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। इसके लिए देखिए हर एक उम्मीदवार को, हर एक मतलब मतदाता को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और मतदाता यानी प्रत्येक उम्मीदवार के सामने अपनी वोट की प्रेफरेंस यानी जो है वरीयता यानी प्रेफरेंस वरीयता को इंगित करता है, लिखता है। मान लीजिए जितने भी उम्मीदवार होते हैं, जितने उम्मीदवार होते हैं उतनी प्रेफरेंस उतनी वरीयता बनती है। तो मान लीजिए 3 अगर उम्मीदवार बने हैं तो 3 प्रेफरेंस दिया जाएगा A, B, C। अब इन्हीं के सामने जो है मान लीजिए ये बैलेट पेपर है और इसी की वरीयता कोई उम्मीदवार जो भी मतदाता होता है वो अपने बैलेट पेपर पर इस तरीके से वरीयता इंगित करता है। पहली वरीयता यानी वो किसको पसंद करना चाहता है, किसको राष्ट्रपति बनाना चाहता है, तो पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता, इस तरीके से वो अपने बैलेट पेपर पर इंगित करता है। और जब पहले चरण में जब काउंटिंग होती है तो देखा जाता है अगर किसी ने कैंडिडेट ने अगर निश्चित कोटा भाग, ये जो निश्चित कोटा था, अगर इसको प्राप्त कर लेता है तो वोट घोषित निर्वाचित कर दिया जाता है, अदरवाइज नहीं तो फिर क्या होता है, तो जो लास्ट वाला होता है जिसका देखा जाता है कि सबसे कम वोट जो पाया है उसकी सेकंड वरीयता को देखा जाता है और सेकंड वरीयता को उसको सिंगल वोट के तरह से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ऊपर वाले को। इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक अपनाया जाता है जब तक कि एक मतदाता एक निश्चित वोट प्राप्त यानी कोटा निश्चित प्राप्त ना कर ले। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट कि सी जो है सबसे कम वोट पाया है, ठीक है, तो जो सी के जो वोट, जो सी का जो सेकंड वरीयता थी, सी की जो सेकंड वरीयता देखी जाएगी तो वो वोट कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ए को, ठीक है। अब इसके बाद अगर निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है तो ए को जो है वो घोषित यानी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से इसीलिए इसको सिंगल वोट ट्रांसफर भी कहते हैं, ट्रांसफरेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वोट का ट्रांसफर का जो सिस्टम चलता है। अब देखिए इसमें मतदाता का मत एक ही होता है, यानी वोटर का जो एक मत एक ही होता है, लेकिन उस मत को उसको देने की जो वरीयता है वो कई तरीके से मतलब वो कई वरीयताओं को इंगित कर सकता है। इसीलिए इसको वोट ट्रांसफरेबल सिंगल वोट ट्रांसफर भी इसीलिए नाम भी कहा जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करने के बाद कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उलझा हुआ है तो समझने में आएगा भी नहीं। आगे की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा से आगे से पढ़ेंगे। तो इसमें आगे का 54 हो गया है अनुच्छेद। फिर इसमें कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल में तो आप सभी पता है कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, जिस दिन से राष्ट्रपति नियुक्त होता है 5 साल का होता है। हालांकि जो है बीच में भी उसको हटाया जा सकता है, या फिर त्याग पत्र वो जो है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र भी दे करके भी हट सकता है, या फिर जो है उसको संविधान के उल्लंघन करने के हिसाब से अगर उसने संविधान का उल्लंघन की एक ही आधार पे महाभियोग द्वारा जो है हटाया जा सकता है, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, इस तरीके से है, मतलब बीच में भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है या हट सकता है। तो ओवरऑल तो 5 वर्ष का कार्यकाल है। और अगर बात करें तो देखिए शपथ की बात होती है तो अनुच्छेद कितने में, अनुच्छेद 60 में कितने में है अनुच्छेद,
अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की जाती है। शपथ जो है, राष्ट्रपति जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति ग्रहण करते हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, उनके समक्ष ये लेते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी एग्जाम्स के लिए, आगे आगे किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक गए हैं, पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं ओवरऑल। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। ओके, फिर अब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है उसकी योग्यता क्या है बनने के लिए, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की मिनिमम आयु पूरी कर चुका हो, और वो लोकसभा में सदस्यता, मतलब लोकसभा में सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो, और वो लाभ के पद पे ना हो। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी सरकारी पद पे ना हो। बस किसको छोड़ करके, यानी अगर कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, या कोई संघ मंत्री या संघ मंत्री या राज्य मंत्री, इनको छोड़ दी गई है, लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, यानी इस पद पे रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। और राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रमुख होता है, और जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और जो एकजुटता या फिर उसको कहेंगे सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, और नाममात्र का होता है। और इसके बाद में जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा, नहीं प्रत्यक्ष रूप से ना होकर निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचन मंडल में कौन कौन से आते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और यूटीज के जो दिल्ली और पुदुचेरी है इसके निर्वाचित सदस्य जो है, ये इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वाचित जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई सभा इनमें से कोई भी सभा अगर विघटित है, ठीक है, तो भी वो राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकते। आगे बात करेंगे तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी जो एक चीज और है कि विभिन्न राज्यों के मत समानता बनी रहे, यानी समान प्रतिनिधित्व बना रहे, इसके लिए मतलब विधायकों के निर्वाचन के जो सदस्य हैं उनकी कुछ संख्या को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि पहला कि एक विधायक के मूल का वोट एक विधायक के मत का जो मूल्य है वो क्या होना चाहिए, कि वो कैसे निकाला जाएगा? वो राज्य की कुल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, एंड और अपॉन किससे भाग से करेंगे, यानी जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट है उसकी, यानी जो कुल जनसंख्या है उसको राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से भाग करते हैं, यानी और 1000 से भाग करते हैं। राज्य की कुल संख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से भाग करते हैं और 1000 से भाग करते हैं। इसके बाद में जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या बनता है? विधायक के मत का मूल्य। फिर एक संसद के सदस्य का जो मत का मूल्य है वो क्या होता है? सभी राज्यों के विधायकों, यानी जो एमएलएज हैं, उनके मतों का मूल्य अपान संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है उससे भाग किया जाता है। तो निश्चित कोटा तो आप बात कर चुके कि निश्चित करने किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। वो निश्चित कोटा क्या है? कुल वैध मत अपान 2 + 1 कर दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड अपॉन 2 + 1, ठीक है, ये निश्चित कोटा होता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि एकल हस्तांतरित वोट के द्वारा जो है वोटिंग कराई जाती है। और इसमें जो इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें वोट ट्रांसफर का जो सिस्टम चलाया जाता है इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। तो इसमें जितने उम्मीदवार होते हैं उतनी उसकी प्राथमिकता भी, प्रेफरेंस भी होती है। और आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे के बारे में फिर डिस्कस करते हैं इस क्लास में, क्या नहीं क्या है। 55 में फिर वही राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका की बात की गई है। 56 में कार्यकाल की बात की गई है, तो कितना क्या कार्यकाल है। चलिए ठीक है, फिर
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।